हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं हूं अजय। यूट्यूब चैनल राज सारथी पर आपका स्वागत करता हूं। हम राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे और राज्यपाल टॉपिक से हमने राजस्थान पॉलिटी की शुरुआत की थी। उसकी जो राजस्थान पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, जो राज सारथी यूट्यूब चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट बन गई है। जब हमने राजस्थान पॉलिटी की जब एक ओरिएंटल सेशन हुआ था, तो मैंने बताया था कि हम राजस्थान पॉलिटी को किस प्रकार पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही के वर्षों में जिस प्रकार से आरपीसी और अधीश बोर्ड ने अपने क्वेश्चनों प्रश्नों के स्तर में जो चेंज किया है, जो पैटर्न चेंज किया है, उसमें वो ढूंढ ढूंढ के सवाल लेके आ रही है और वो सवाल अभ्यर्थियों के सामने बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि वो उनके नोट्स या उनके मैटर में वो सवाल या वो मैटर नहीं होता है। और आपको ये बता दूं कि जिस प्रकार से ये पैटर्न चेंज हुआ है, अभी आपने जो आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का पेपर देखा होगा, उसमें कट ऑफ कितनी डाउन गई है। और जो टीचर ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड है, उनमें जो फर्स्ट पेपर जो जीके का होता है, जिसमें 40% मार्क्स हमें अर्जित करने होते हैं, ताकि हम मिनिमम उसमें 40% अंक अर्जित करने होते हैं, वो अंक अर्जित करने ही अभ्यर्थियों के समक्ष चुनौती बना हुआ है। अगर आपका सपना है राजकीय सेवा में आने का, तो आपको प्रत्येक विषय का डीपली अध्ययन करना होगा। ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ ले। अब वो जमाना चला गया है, हमें बड़ा डीप से पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने ये शुरुआत की है राजस्थान पॉलिटी से, और राज्यपाल टॉपिक के कुछ आर्टिकल्स हम पढ़ चुके थे। उसके साथ आपसे निवेदन है कि एक कॉपी पेन रखें, ताकि आपको जो कोई एडिशनल अगर कोई हम एडिशनल कुछ जानकारी दे, उसको नोट डाउन भी कर लें। और जो ओरिएंटल सेशन हुआ है राजस्थान पॉलिटी का, उसको आपने खूब प्यार दिया है, तो आप अब थारू निवेदन है कि थे राज सारथी जी को चैनल यूट्यूब चैनल है, वो सारांग वो आपना चैनल है। और आप जी को मेरो पिछले साल को जी को 10 साल को जी को अनुभव है, वे अनुभव के आधार पर और जी का पुराना पेपर को एनालिसिस करे है, तो मैं आधार पर इसो मैटर ही तैयार करांगा कि जी को थारे एग्जाम ओरिएंटेड होगा। वो हम जो पिछली क्लास हुई थी, उसमें राज्यपाल के बारे में हम पढ़ चुके थे कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान का जब चतुर्थ एकीकरण हो रहा था, उस टाइम राज प्रमुख के रूप में जयपुर महाराजा मान सिंह को आजीवन राज प्रमुख नियुक्त किया गया। साथ ही उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख नियुक्त किया गया। यानी राज प्रमुख के रूप में तो जयपुर के महाराजा स्वाई मान सिंह को नियुक्त किया गया, और महाराज प्रमुख के रूप में मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को नियुक्त किया गया। आप सभी को पता हो कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ है, और 1 नवंबर जो हम वर्तमान राजस्थान देख रहे हैं, वो 1 नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया था। जब 30 मार्च 1949 चतुर्थ चरण, जिसमें राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें, जिसमें 4 बड़ी रियासतें कौन कौन सी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर उस टाइम मिल रही है। उस टाइम जयपुर के महाराजा स्वाई मान सिंह को आजीवन राज प्रमुख और उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख नियुक्त किया गया था। के मुंशी जी ने राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का वह पहरी और वह कड़ी है जो राज्य और केंद्र के बीच में एकता को स्थापित करती है। के मुंशी जी ने ये राज्यपाल के लिए बात कही। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। संविधान के भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है, और राज्य की कार्यपालिका में क्या क्या शामिल होते हैं। सबसे पहले तो हमें यही याद रखना है कि राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता
शामिल होते हैं। राज्य के महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और ये राज्यपाल के पद धारण करते हैं। आर्टिकल भारत के संविधान का आर्टिकल 153 जिसे हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, हम दोबारा उसको रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको क्लास में ही वो चीजें दोबारा रिपीट हो जाए, आपको याद हो जाए। 153 आर्टिकल यानी 153 आर्टिकल में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लिखा गया था, लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ उसमें ये बात जोड़ी गई कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकेगा और वो नियुक्ति कौन करेंगे? वो राष्ट्रपति जी करेंगे। मैंने ये भी बताया था कि जब किसी व्यक्ति को यानी किसी राज्य के राज्यपाल को जब 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन निर्धारित करेगा? कौन निर्धारित कर? राष्ट्रपति जी करेंगे। और कोई व्यक्ति अगर उस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लेता है, चाहे वो कार्यवाहक हो या फिर अतिरिक्त कार्यभार के रूप में हो, तो उसे वही शपथ लेनी होती है जो कि राज्यपाल जी आर्टिकल 159 में लेते हैं। आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियां यानी राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। और वह इसका प्रयोग कैसे करेगा? स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा। और वो अधीनस्थ अधिकारी कौन होंगे? मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, जिसके बारे में अपने डिटेल से पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है और राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं। और कैसे करते हैं? एक कीवर्ड अपने याद रखेंगे, हस्ताक्षर और मुद्रा हस्ताक्षर द्वारा। कैसे? हस्ताक्षर और मुद्रा हस्ताक्षर द्वारा राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। और जो ये नियुक्ति की प्रक्रिया है, हमने किस देश के संविधान से ग्रहण करी है? हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की है। और जो राज्यपाल जो पद है वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। आप सभी को पता होगा कि केंद्र राज्य संबंध और अवशिष्ट शक्तियां भी हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की है। यानी आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति के रूप में प्रावधान करता है। जब इनकी नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा एक वारंट जारी किया जाता है और उस वारंट को उस राज्य के जो संबंधित राज्य के मुख्य सचिव द्वारा पढ़ा जाता है। जब ये संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। पदावधि आर्टिकल 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए यानी राज्यपाल जी को अगर इस्तीफा देना है तो वो राष्ट्रपति जी को संबोधित करेंगे, चाहे उस टाइम राष्ट्रपति जी का पद रिक्त हो तो, लेकिन उन्हें संबोधित तो किसको करने पड़ेगा? संबोधित तो उन्हें राष्ट्रपति जी को करना पड़ेगा और अपने हस्ताक्षर सहित अपना पद त्याग कर सकेंगे। राज्यपाल वैसे तो पदावधि की 5 वर्ष तक निर्धारित है, लेकिन अपने 5 वर्ष तक के अधिक कार्यकाल तब तक बना रह सकता है जब तक कि उनका कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाए, यानी वो राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत धारण करेंगे। आपको पता हो कि जब 15वीं अपनी विधानसभा थी, उसके जो मुख्य सचिव नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया को असम राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। तो उन्हें अपने सदस्यता जो विधानसभा सदस्य की जो उनके पास पद था उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को दिया और फिर उन्होंने असम राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। अभी आपको पता होगा कि गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में पंजाब राज्य के राज्यपाल भी हैं। राज्यपाल के लिए जो उनके ट्रांसफर की प्रक्रिया है उसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है और न ही उनको हटाने का प्रावधान जैसे कोई भी उल्लेख नहीं है। यानी जैसे राष्ट्रपति जी को हम महाभियोग प्रक्रिया से हटाने का प्रावधान जो कि भारत के संविधान में है,
लेकिन राज्यपाल के लिए कोई उनसे पद से हटाने का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। उसके बाद हमने आर्टिकल 157 के बारे में पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें केवल 2 ही शर्तें हैं, राज्यपाल पद के लिए 2 ही शर्तें हैं। वो 2 ही शर्तें कौन कौन सी है? एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह चाहे जन्म से हो या अर्जित नागरिकता से हो, और दूसरी है कि उसे 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो वो। तो मैंने आपको बताया था कि मैं तो इन कंडीशनों को फुलफिल कर चुका हूं, अब हमारा राज्यपाल बनने के लिए बिल्कुल तैयार। हाँ, यानी उसमें 2 ही अहर्ताएं दी हुई है आर्टिकल 157 में। इसके अलावा कुछ उसमें शर्तें दी हुई है, वो शर्तें कौन कौन सी है? यानी इसके अलावा कोई है, यानी 2 ही योग्यताएं हैं, 2 ही अहर्ता है, इसके अलावा सभी जो शर्तें हैं। शर्तें क्या है? आर्टिकल 158, राज्यपाल विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होगा, यानी विधानमंडल यानी विधान परिषद और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। अगर वो सदस्य है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको पता होगा कि गुलाब चंद जी कटारिया जब असम के राज्यपाल नियुक्त किए थे तो उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को दिया था। वो कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद का मतलब है कोई उनका वो कोई ऐसा कोई काम, उनका कोई बिजनेस या उनकी कैसी सेवा नहीं हो जिन्हें उनसे धन का प्राप्त उन्हें कोई लाभ प्राप्त होता हो। राज्यपाल बिना किराए दिए हुए अपने शासकीय निवास उनको मिलेगा, और उनकी जो उपलब्धियां हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनकी उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं और विशेषाधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करेगा, यानी उनके वेतन भत्ते उपलब्धियां कौन निर्धारित कर सकता है? वो पावर संसद के पास है, वो पावर राज्यपाल जी के पास नहीं, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास है। आप याद रखेंगे कि वो किसके पास है? संसद विधि द्वारा अवधारित करेगा उनके भत्ते, उपलब्धियां और विशेषाधिकार। इसके अलावा इसकी कुछ और शर्तें हैं। शर्तों में क्या है कि जहां एक व्यक्ति 2 या से 2 अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को, यदि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मूल संविधान में तो यही बात लिखी हुई थी कि आर्टिकल 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में बात जोड़ी गई कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकेगा, और वो नियुक्त कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। और राष्ट्रपति जी जब नियुक्त करेंगे तो उनके जो वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? तो राष्ट्रपति जी द्वारा करेंगे। किस अनुपात में कौन किस राज्य की संसद निधि से उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण होगा, ये राज्यपाल जी करेंगे। तो राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये बात उनकी राज्यपाल पद के लिए शर्तों में लिखी गई है। आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है, और राज्यपाल जी को शपथ कौन दिलाता है? उस संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति जी मुद्रा अधिपत्र हस्ताक्षर द्वारा उनकी नियुक्ति करते हैं और एक वारंट जारी करते हैं। उस वारंट को उस जो शपथ ग्रहण समारोह होता है उसमें उस संबंधित राज्य के मुख्य सचिव द्वारा पढ़ा जाता है, और राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश जी नहीं हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश या उस टाइम जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है उनके समक्ष वो शपथ लेते हैं। और वो शपथ किसकी लेते हैं? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अब इसे नोट कर लेंगे। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। चाहे किसी व्यक्ति को कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे ये शपथ लेनी होती है। और इनकी शपथ हालांकि आपको पता हो कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों की शपथ का उल्लेख 3rd अनुसूची में है। संविधान की जो 3री अनुसूची में शपथ का उल्लेख है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख उनके संबंधित आर्टिकल में है। जैसे आपने पढ़ा कि 159 आर्टिकल में राज्यपाल जी की शपथ का उल्लेख है, यानी 3rd अनुसूची में इनकी शपथ का उल्लेख नहीं है। आर्टिकल
आर्टिकल 160 हम पढ़ चुके थे। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करने का जो पावर है वो राष्ट्रपति जी को है। मतलब कुछ जैसे कुछ कंडीशन हो, जैसे राज्यपाल जी की पद के दौरान मृत्यु हो जाए या फिर कोई अन्य कारण हो जाए कि राज्यपाल जी का पद रिक्त हो जाए, तो उस टाइम राष्ट्रपति जी को पावर है कि वो राष्ट्रपति जी अगर पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को कार्यवाहक राज्य के अतिरिक्त कार्यभार के रूप में उनको नियुक्त कर दे, या फिर संबंधित हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको राज्यपाल के पद के रूप में भी नियुक्त कर सकते हैं। 161 में हमने पढ़ा था कि 161 में हमने पढ़ा था कि राज्यपाल जी की क्षमा की शक्तियों का प्रावधान है, जिसमें उन्होंने वो सेम शक्तियां ही क्षमादान के रूप में है जो राष्ट्रपति जी को आर्टिकल 72 में मिलती है। लेकिन कुछ दो प्रकार, एक तो मृत्युदंड की अगर किसी को सजा मिली हो तो उसको उसमें राज्यपाल जी उस मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकते। इसके अलावा जो सैन्य मामलों में अगर कोई सैन्य कोर्ट के मामले, सैन्य न्यायालय के मामले में राज्यपाल जी को कोई अधिकार नहीं है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज शक्तियां और कार्य। तो राज्यपाल जी की शक्तियां और कार्य क्या हैं? तो इसमें सबसे पहले है कि उनकी कार्यपालिका शक्तियां क्या है। कार्यपालिका शक्तियां ऐसी शक्तियां हैं जिसमें वो मतलब जहां भी नियुक्ति का प्रावधान है, यानी वो किसी की नियुक्ति करते हैं, इसका मतलब वो राज्यपाल जी की कार्यपालिका शक्ति हैं। आपको थोड़ा कीवर्ड बताया है मैंने, ताकि आप, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से राष्ट्रपति जी की कौन सी शक्ति विधायी शक्ति है, कार्यपालिका शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं या विवेकाधीन शक्तियां हैं, तो भी हमें डिफरेंशिएट करना है। क्योंकि जैसे जैसे आरपीसी और एनएस बोर्ड डीप जा रहा है, गहराई में जाके क्वेश्चन बना रहा है, तो हमें अगर राजकीय सेवा का हमें सपना है तो हमें भी बड़ी गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो कार्यपालिका शक्तियां, तो कार्यपालिका शक्तियां कौन कौन सी है? राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। आपको सभी को पता हो कि राज्य के समस्त, क्योंकि राज्यपाल राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत आता है और राज्य की समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे और राज्यपाल इस संबंध में नियम बना सकता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है, ये उसकी कार्यपालिका शक्तियां हैं। मतलब राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति शासन की कैसे सिफारिश करता है? अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी वो राज्य या वो सरकार शासन करने में असमर्थ हो, या फिर उस सरकार के पास बहुमत नहीं हो, तो राज्यपाल को पावर है कि वो राष्ट्रपति जी को सिफारिश कर सकता है कि अमुक राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है, अतः उस राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अभी मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका शक्तियां लगभग वही हैं जिसमें नियुक्ति का प्रावधान है। मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति करते हैं तो उनकी कार्यपालिका शक्ति है। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति भी करते हैं और मुख्यमंत्री जी को शपथ भी दिलाते हैं। राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और मंत्रियों को शपथ भी दिलाते हैं। लेकिन जो विभागों का बंटवारा है, यानी कौन सा व्यक्ति किसका मंत्री होगा, यानी किस मंत्री को शिक्षा मंत्री बनवाना है, किस विधायक को या जिसने मंत्री पद के रूप में शपथ ली है उसको शिक्षा मंत्री बनवाना है, किसी को पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाना है, पंचायती राज मंत्री बनाना है, ये अधिकार किसका है? ये अधिकार यानी विभागों का बंटवारा करना, ये अधिकार मुख्यमंत्री का है, न कि राज्यपाल जी का। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है आर्टिकल 165 जो कि राज्य का महाधिवक्ता, जो कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति करता है।
और उसका उसका पारिश्रमिक भी तय करता है, यानी उसको कितना वेतन मिलेगा ये भी तय कौन करता है, ये भी राज्यपाल जी राज्यपाल जी इसको तय करते हैं कि महाधिवक्ता को, और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह करता है। इस पॉइंट पे आप गौर करेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी उन न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में राज्यपाल जी की सलाह लेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। यानी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी कोई राज्य का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश है, उनको शपथ कौन दिलाते हैं? उनको शपथ राज्यपाल जी दिलाते हैं। राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। जिन न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश या जिला न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति भी करते हैं। लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 है। ये राज्य के एकमात्र ऐसे ही पद हैं जिन्हें अगर हटाना हो, इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल जी करते हैं, लेकिन ये एक्ट है राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973, अगर हटाना है, यानी लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को अगर हटाना है तो विधानसभा में स्पेशल विशेष बहुमत लेके आना होता है। ये बड़ी यूनिक बात है, और जब लोकायुक्त उप लोकायुक्त को हम डिटेल से पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस भी करेंगे। यानी नियुक्तियों के बारे में है, नियुक्तियों का जहां भी प्रावधान है वो उस राज्यपाल की कौन सी शक्तियां हैं? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां हैं। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा राजस्थान के राज्यपाल जो होते हैं वो, अगर कोई राजस्थान का राज्यपाल वो उस पदेन कई संस्थाएं हैं या फिर कुछ ऐसे कार्यक्रम है उनका राज्यपाल अध्यक्ष होता है, तो वो कौन कौन से हैं? अगर राजस्थान का कोई राज्यपाल है तो रेड क्रॉस सोसाइटी है, जो राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका अध्यक्ष होगा। इसके अलावा जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? बागोर हवेली उदयपुर में है, जहां दुनिया की सबसे लंबी पगड़ी रखी गई है। उसका अध्यक्ष भी कौन होता है? उसके अध्यक्ष पदेन, जो राजस्थान के राज्यपाल है वो पदेन इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान के राज्यपाल हैं, जो राजस्थान राज्य सरकार द्वारा पोषित विश्वविद्यालय हैं, यानी जो जिनको राज्य सरकार द्वारा पोषित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, राजस्थान राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों की नियुक्ति करता है, यानी कुलपतियों की नियुक्ति करता है। तो कुलपति हैं, कुलपतियों को अब नया नाम कुलगुरु, नया नाम इनको कुलगुरु कर दिया गया है, इनकी नियुक्ति करते हैं। इसके लिए अतिरिक्त राज्यपाल जो होते हैं, यानी राजस्थान का जो राज्यपाल होता है वो स्काउट गाइड जो एसोसिएशन वगैरह है, स्काउट गाइड एसोसिएशन है, उसका संरक्षक होता है। राज्यपाल राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड का सभापति होता है। इसके अलावा जो पूर्व सैनिकों के लिए जो निधि बनाई गई है उसका भी राज्यपाल अध्यक्ष होता है। यानी ये अगर कोई राजस्थान का राज्यपाल होगा तो निश्चित पदेन ही इनका अध्यक्ष या सभापति हो जाएगा, जो अपने अभी इसमें डिस्कस करें। यानी ये क्या है जो हम इसको पढ़ के आए हैं, ये क्या है? ये राज्यपाल की कार्यपालिक शक्ति है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों के विभाग का वितरण करता है, इन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है, इन्हें त्याग पत्र स्वीकार करता है तथा परिस्थितियों के अनुसार इन्हें प्रस्तुत कर सकता है।
यानी राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है, इन्हें शपथ दिलाता है, लेकिन किस मंत्री के पास कौन सा विभाग होगा, ये जो अधिकार है, ये अधिकार मुख्यमंत्री जी का है। राज्यपाल उस विधायक को मंत्री के रूप में शपथ दिलाते हैं, न कि विशेष विभाग के रूप में। विभागों का बंटवारा करना ये मुख्यमंत्री का सर्वोच्च अधिकार होता है। अगर किसी मंत्री को अगर त्यागपत्र देना है, मंत्री के रूप में अगर त्यागपत्र देना है, तो वो राज्यपाल जी को त्यागपत्र देते हैं और परिस्थितियों के अनुसार उन्हें पदच्युत कर सकते हैं। यदि जब मुख्यमंत्री जी अगर राज्यपाल जी को कह दे कि अमुक मंत्री को हटाया जाए, तो उसको पदच्युत कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री, यानी इसमें जो आर्टिकल 167 है उसमें मुख्यमंत्री जी के कर्तव्य हैं, यानी सीएम के कर्तव्य हैं। सीएम के कर्तव्य किन के प्रति? सीएम के कर्तव्य है राज्य के राज्यपाल के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, यानी वो राज्य के जो प्रशासन संबंधी कार्य हैं या फिर मंत्रिपरिषद के निर्णय है उसकी सूचना आवश्यक रूप से राज्यपाल को दे। ये जो हमने पढ़ा ये थी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। तो आप इन क्लास को दोबारा भी देख लें कि हमने कार्यपालिका शक्तियां कौन कौन सी पढ़ी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ सकता है। विधायी शक्तियां कौन सी होती? विधायी शक्तियां वो शक्तियां हैं जो उस विधानमंडल या विधानसभा के प्रति राज्यपाल के क्या अधिकार हैं या फिर उनके क्या कर्तव्य हैं, यानी विधानसभा या विधानमंडल के संबंध में उनकी क्या शक्तियां हैं, वो विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। वह विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है। यानी जो विधानसभा का अगर सत्र बुलाना है, विधानसभा का क्या करना है, सत्र बुलाना है, तो सत्र कौन बुलाएगा? राज्यपाल जी बुलाएंगे। अगर उस सत्र को अवसान करना है, उस सत्र को समाप्त करना है, तो वो कौन करेगा? उसको कौन करेगा? तो राज्यपाल जी करेंगे। राज्य विधानसभा को भंग करना है, तो ये भी अधिकार किसका है? ये भी राज्यपाल जी की विधायी शक्तियां है। विधायी शक्तियां कौन कौन सी है? वह विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है, यानी सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है, और विधानसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल जी के पास है। लेकिन विधानसभा को अगर स्थगित करना है, अगर कोई सत्र चल रहा है और विधानसभा को कुछ समय के लिए विधानसभा को स्थगित करना है, तो ये स्थगित का अधिकार किसके पास है? ये स्थगित का है अध्यक्ष या सभापति, यानी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं या फिर उस टाइम अगर कोई सभापति हैं, तो उन्हें यह अधिकार है कि वो विधानसभा के सत्र को स्थगित करते हैं कुछ टाइम के लिए। वो अधिकार किसके पास है? विधानसभा अध्यक्ष के पास है। लेकिन विधानसभा का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना तथा विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल जी के पास है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को अलग अलग, यानी राज्य विधानमंडल के दोनों सदन कौन कौन से? विधान परिषद और विधानसभा। राजस्थान में अभी एक सदन है जो कि विधानसभा, कुछ राज्यों में 2 सदन भी है, यानी विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। दोनों सदनों को अलग अलग या संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है, विधानसभा विचार के लिए अपना संदेश भेज सकता है। ये राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं। इसके अलावा विधायी शक्तियां और कौन कौन सी है? राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में वह, यानी राज्यपाल जी विशेष अभिभाषण देते हैं। विशेष अभिभाषण कब देंगे? एक तो जो प्रथम जो आम चुनाव होते हैं, यानी प्रत्येक विधानसभा होती है उसके 5 वर्ष में जो आम चुनाव होते हैं, उसका जो प्रथम सत्र होता है उसमें राज्यपाल जी विशेष अभिभाषण देते हैं। और जो प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में, यानी प्रत्येक वर्ष का एक अपना प्रथम सत्र होता है, उस सत्र में देते हैं उसको विशेष अभिभाषण। यानी दो कंडीशन कौन कौन सी? एक तो प्रथम जो आम चुनाव होते हैं विधानसभा के, उसके प्रथम सत्र में, और जो प्रत्येक वर्ष के जो प्रथम सत्र में जो अभिभाषण देते हैं उसको विशेष अभिभाषण कहते हैं। ये राज्यपाल जी की विधायी शक्ति है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक तभी कानून का रूप धारण करता है, यानी
मैंने आपको बताया कि जो विधानसभा के संबंध में जो उनके पावर हैं या उनके जो कर्तव्य हैं वो उनकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आएंगे। तो विधायी शक्तियों में कौन है? वो विधानसभा द्वारा पारित विधेयक तभी कानून बनता है जब वह राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर दे। यानी जब विधानसभा द्वारा कोई संकल्प पारित किया जाता है, कोई विधेयक पारित किया जाता है, तो वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक राज्यपाल उस कानून पर हस्ताक्षर नहीं कर देते। जब उसको हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो कानून या अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। आर्टिकल 200 के तहत, जिसको हमने आगे डिस्कस भी करने वाले हैं, आर्टिकल 200 के तहत जब राज्यपाल जी के पास विधानसभा में पारित विधेयक जब राज्यपाल जी के पास आता है तो राज्यपाल यानी जब विधानसभा, ये राज्य की विधानसभा है, ये मान लेते हैं कि ये विधानसभा है। ये विधानसभा एक कोई संकल्प पारित करती है या कोई विधेयक पारित करती है। संकल्प या विधेयक पारित कर, आप सभी को पता ही है कि जब वो संकल्प या विधेयक पारित करते हैं, जब राज्यपाल जी के पास भेजते हैं और राज्यपाल उस विधेयक या उस संकल्प पर हस्ताक्षर करते हैं, तभी वो विधेयक अधिनियम या कानून का रूप धारण करता है। तो राज्यपाल जी के पास क्या पावर है? तो राज्यपाल जी के पास आर्टिकल 200 के तहत क्या पावर है? आर्टिकल 200 के तहत उस अधिनियम को स्वीकार कर सकते हैं, यानी उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, उसको अस्वीकार कर सकते हैं। तीसरा, उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कि नहीं जी, एक बार आपकी बातें ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें आप और देख लें, पुनर्विचार कर लें। चौथा, वो राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित कर सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित। यानी उनके पास 4 प्रकार के अधिकार हैं। वो उस अधिनियम को या उस संकल्प को स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। पुनर्विचार के लिए अगर धन विधेयक है, वो धन विधेयक है तो उस पर उनको साइन करने होते हैं, क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल जी की पूर्व अनुमति से विधानसभा में पेश किए जाते हैं। तो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा में नहीं भेज सकते, उन पर उनके साइन करने होते हैं। और राष्ट्रपति के लिए अगर कोई आवश्यक हो, ऐसा कोई राष्ट्र की एकता और अखंडता, या फिर कोई राज्य हाईकोर्ट ऐसा कोई अधिनियम हो, जो राज्य ऐसा कोई विधेयक हो जो हाईकोर्ट की क्षेत्राधिकार को लांघता हो, या फिर राष्ट्र की एकता सुरक्षा के लिए कोई खतरा हो, या फिर केंद्रीय सूची से संबंधित कोई कानून, तो उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। ये संविधान का आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल जी को पावर है। जब राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित कर लेते हैं, तब राष्ट्रपति जी उस विधेयक पर अनुमति 201 ते अनुमति, या फिर उनको जिस प्रकार का उनको उस विधेयक के बारे में निर्णय हो, अब राष्ट्रपति जी आर्टिकल 201 के तहत निर्णय लेते हैं, तब राज्यपाल जी की भूमिका यहाँ समाप्त हो जाती है। तब ये विधेयक है फिर राष्ट्रपति जी और विधानसभा के समक्ष ही उनके बीच में रहता है। तब ये बात है कि आर्टिकल 201 के तहत हमने इस आर्टिकल 200 और 201 को हम डिटेल से भी आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे, तब आपकी बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। विधायी शक्तियां में और क्या है? आवश्यकता होने पर राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात सुरक्षित रख सकता है, जो अपने डिस्कस कर चुके हैं। विधानसभा तथा विधान परिषद में अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, सभापति अथवा उपसभापति का स्थान रिक्त होने पर राज्यपाल किसी व्यक्ति को अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकेगा। यानी राजस्थान विधानसभा में अगर कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, और तब उस टाइम किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा, और वो जो मतलब सभापति या अध्यक्ष या सभापति के रूप में, यानी आपको पता ही होगा कि कार्यवाहक जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगा किसी व्यक्ति को, किसी एमएलए को।
तो ये इनके विधायी पावर हैं, विधायी शक्तियां हैं। तो आप थोड़ा इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि विधायी शक्तियां कौन कौन सी है। और विधानसभा जब सत्र में नहीं हो, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब विधानसभा सत्र में नहीं हो, अगर उस टाइम अगर आवश्यक हो जाए, कोई कोविड जैसे कोरोना आ गया या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो उस टाइम कोई ऐसा कानून बनाना हो, कोई अधिनियम बनाना हो, तो आर्टिकल 213 में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और वो जो अध्यादेश होता है, वो अध्यादेश एज इट इज वैसे ही कानून का रूप धारण करता है जैसे कोई विधानसभा अगर किसी कानून को पारित करती है, नहीं उसकी सभी जो फीचर्स होते हैं, सभी प्रावधान होते हैं वैसे ही होते हैं जैसे कि वो कोई अधिनियम हो। दोस्त 1949 में अभी तक सर्वाधिक 49 अध्यादेश रखे गए हैं, यानी राज्यपाल द्वारा। उस टाइम राज्यपाल जी तो नहीं थे 1949 में, उस टाइम हमारे जो जयपुर के महाराजा मान सिंह, जो कि आजीवन राजप्रमुख थे, उनके द्वारा 1949 में 49 अध्यादेश अभी तक सर्वाधिक इसी वर्ष में रखे गए थे। 1949 में 49 अध्यादेश स्वाई मान सिंह जी उस टाइम जो राजप्रमुख थे। तो मैंने आपको बताया कि अध्यादेश का वही रूप होता है जो कि किसी कानून का होता है। तो वो अध्यादेश जो है विधानसभा के सत्र में आने पर, यानी जब अगर विधानसभा अगर सत्र में आ गई तो उसके 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। तो 6 सप्ताहों के बीच विधानसभा में स्वीकृत कर देती है तो समाप्त, अगर वो स्वीकृत कर देती है तो वो कानून बन जाता है, अन्य वो समाप्त हो जाता है। अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना जारी नहीं किया जा सकता। कुछ अध्यादेश है वो राष्ट्रपति के लिए उनको अनुमति लेनी होती है, कुछ विशेष प्रावधान है। यानी अध्यादेश की अवधि के अध्यादेश कितने माह तक प्रभावी होंगे? अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी होंगे। और अगर विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो गया तो 6 सप्ताह और 6 सप्ताह 6 माह तो ये हो गए और 6 सप्ताह ये हो गए। 6 सप्ताह में इसे विधानसभा में अब पारित करना पड़ेगा। अगर ये पारित कर दिया तो ये कानून बन जाएगा, अगर पारित नहीं करते हैं तो ये फिर ये समाप्त हो जाते हैं। तो आर्टिकल 213 में जो अध्यादेश की शक्ति है वो किस प्रकार की शक्ति है? वो विधायी शक्ति है, राज्यपाल जी की विधायी शक्ति है। आप इसे नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आर्टिकल 213 अध्यादेश राष्ट्रपति जी की अध्यादेश की शक्ति से। भारत के कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। ऐसे राज्यों में राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के दूसरे सदन विधान परिषद में, यानी कुछ भारत के कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। राजस्थान में भी विधान परिषद के गठन की बात चली है। और विधान परिषद की अगर कहीं की सही संख्या होगी तो राजस्थान विधानसभा, यानी किसी राज्य की विधानसभा की 1/3 होगी। 1/3 का मतलब है कि अगर राजस्थान में अगर विधान परिषद का गठन होता है तो उसमें 66 या 67 संख्या होगी, 66 या 67। यानी विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 विधान परिषद, उस राज्य में अगर विधान परिषद का अगर निर्माण होता है तो वो 1/3 होगी, 1/3 संख्या होगी। तो उसमें विधान परिषद में राज्यपाल जी को पावर है कि वो कुछ क्षेत्र हैं, कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य और सहकारिता के आंदोलन में प्रसिद्ध व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। और ऐसे मनोनीत संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी? 1/6 होगी। यानी कुल जो सदस्य संख्या है उसका 1/6 उस राज्य विधान परिषद में राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। ये उनकी विधायी शक्ति है। राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। यह उनका विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो, अगर एंग्लो इंडियन का विधानसभा में अगर प्रतिनिधित्व नहीं हो तो वो राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा। लेकिन 104वां संविधान संशोधन
2019 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, वो आपको पता ही होगा। और राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद आगे आर्टिकल्स में भी आएगा जिसमें हमने पढ़ेंगे, लेकिन एक बात बताता हूं कि राज्य विधान परिषद ऐसी संस्था है जिसको कभी भी इसका मतलब निर्माण कर सकते हैं और कभी भी इसे समाप्त किया जा सकता है। जब किसी राज्य में इसका गठन करना होता है तो उस संबंधित राज्य की विधानसभा है, उस संबंधित राज्य की विधानसभा को विशेष बहुमत से वो संकल्प पारित करना होता है। विशेष बहुमत से संकल्प, यानी राज्य की विधानसभा तो क्या करेगी, विशेष बहुमत करेगी। विशेष बहुमत कर ये संसद के पास जाता है। जब ये संसद के पास आ गया, संसद अगर इसे साधारण बहुमत से पास कर दे, संसद क्या कर दे, साधारण बहुमत से पास कर दे, तो उस राज्य में क्या हो जाता है, उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है। और जब ये राजस्थान की विधानसभा या फिर किसी राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत कर संसद के पास भेजे, तो संसद इसके बारे में बाध्य नहीं है कि वो साधारण बहुमत से उस विधेयक को, उस संकल्प को पारित कर उस राज्य के लिए विधान परिषद का गठन कर दे। आप ये बात याद रखेंगे। एक कि आर्टिकल, भारत का संविधान के जो आर्टिकल 368 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली है, हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण करी है। इसमें दो प्रक्रियाओं का उल्लेख है। उसमें दो प्रकार से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत। एक तो है कि संसद के विशेष बहुमत, यानी कुछ प्रावधान है जो कि संसद के विशेष बहुमत से उनको पास किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें संसद का विशेष बहुमत तो चाहिए। संसद का विशेष बहुमत, इसके अलावा आधे राज्यों की स्वीकृति, यानी आधे राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको नोट्स में, कोचिंग के नोट्सों में नहीं मिलेगी। ये बात आप ऐड कर लें कि अगर आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, उसमें दो प्रक्रियाओं का उल्लेख है, संसद के विशेष बहुमत से, दूसरा संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति। तो उस टाइम अगर किसी राज्य के पास संविधान आर्टिकल 368 के तहत अगर संसद कोई संकल्प पारित कर, विशेष बहुमत से पारित कर आधे राज्यों की, यानी किसी राज्य के पास भेजती है, तो उस राज्य के पास क्या पावर है, उस राज्य की विधानसभा के पास क्या शक्ति है, किस संबंध में, संविधान संशोधन के संबंध में क्या शक्ति है। तो राज्य की विधानसभा क्या कर सकती है, उस संकल्प को स्वीकार कर सकती है। उसको स्वीकार कर दिया तो वो पास हो गया। उस संकल्प को अस्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर दिया तो उस राज्य में अस्वीकार हो गया। अब बड़ी बात यह है कि संशोधन नहीं कर सकती, यानी अगर कोई संविधान संशोधन है आर्टिकल 368 के तहत, अगर राज्य की विधानसभा के पास कोई संकल्प आया है, तो राज्य की विधानसभा को आर्टिकल 368 के तहत 3 प्रकार के अधिकार हैं। उस संकल्प को स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, पर उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। आप इस बात को याद रखेंगे, आप अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन कर लेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। विधानसभा सदस्य की अयोग्यता के विषय पर भारतीय निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद उसका निर्णय लेता है
अगर कोई विधानसभा का कोई सदस्य है, कोई एमएलए है, उसने अगर अपने निर्वाचन में कोई फ्रॉड किया है या फिर उसने कुछ तथ्य छुपाए हैं या फिर उसकी आयु 25 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, तो उस संबंध में जो निर्णय है राज्यपाल जी करते हैं, उसकी अयोग्यता के संबंध में राज्यपाल जी निर्णय करते हैं। और राज्यपाल जी उसमें निर्णय करते हैं तो वो किस किस लाए पर निर्णय करते हैं, भारत निर्वाचन आयोग से विचार। और भारत निर्वाचन आयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग, आप याद रखेंगे कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग नहीं, क्योंकि जो एमएलए हैं विधायकों का चुनाव कौन करवाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग करवाते हैं। तो राज्यपाल जी भारतीय निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करके यानी उनके जो सलाह देगी और वो सलाह राज्यपाल जी के लिए क्या होगी, राज्यपाल के लिए बाध्य होगी। इस बात को भी आप याद रखेंगे। बोर्ड तो कोनी आने लग रहा। देखो, अगर थारो सपनो है राजकीय सेवा में जाने को तो बड़ो डीप पढ़ना पड़ेगो, आ तो बात पक्की है। तो ये बात को थे ध्यान रखो। और निश्चित रूप में अगर थे राज सारथी यूट्यूब चैनल पर पढ़ोगा तो आप यही मैटर लेके आओगा। आगे भी पिछली क्लास भी जी आई है, ओरिएंटल सेशन में भी धन में बतायो कि आप किस तरह को पॉलिटी पढ़ागा। पॉलिटी जी राजभवन की विधानसभा की साइट है, वहां पर ढूंढ के आप कंटेंट लेके आओगा ताकि आप थारा वो जो मैटर है या भी क्वेश्चन जो बनाने लग रही है आरपीसी भी क्वेश्चन थारे पेपर्स प्रश्न पत्र में मिले और जिको थारो सपनो है राजकीय सेवा में जाने वो थारो पूरा हो सके। चलो चलते हैं। राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक राज्य लोक सेवा आयोग की लेखा रिपोर्टों को विधानसभा के समक्ष रखवाता है। राज्यपाल क्या कहते हैं? राज्य वित्त आयोग आर्टिकल 243 आई और वाई, जब हम पंचायती राज और नगर पालिका नियम पढ़ेंगे तब राज्य वित्त आयोग की भी बात आएगी। नियंत्रक व महालेखा परीक्षा केग आर्टिकल 151 के तहत जो राज्य की जो लेखा रिपोर्ट है वो राज्यपाल जी को देते हैं। लेखा रिपोर्ट किसको देते हैं? राज्यपाल जी को देते हैं। राज्यपाल जी फिर उस लेखा रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष कहते हैं। और राजस्थान लोक सेवा आयोग की लेखा रिपोर्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग भी है ना, जो अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो राज्यपाल जी को देते हैं। यानी आप थोड़ा याद रखेंगे क्योंकि इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य वित्त आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक और राज्य लोक सेवा आयोग अपनी लेखा रिपोर्ट जो है, अपनी रिपोर्ट है वो किसको देते हैं? वो राज्यपाल जी को देते हैं। और राज्यपाल जी फिर उसको विधानसभा में रखाते हैं। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो थोड़ा आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इनको कि राज्य वित्त आयोग, नियंत्रक एक महालेखा परीक्षा केग आर्टिकल 151 के तहत, और राज्य लोक सेवा आयोग जो है अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो राज्यपाल जी को देते हैं। और राज्यपाल जी फिर उस रिपोर्ट को कहाँ रखवाते हैं? राज्य विधानसभा या विधान मंडल में रखवाते हैं। हम कार्यपालिका शक्तियां और कार्यपालिका शक्तियां और विधायी शक्तियां पढ़ चुके हैं। अब तीसरा वित्तीय शक्तियां, यानी वित्त के संबंध में राज्यपाल जी को क्या पावर है। वित्तीय विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी वित्त विधेयक या धन विधेयक राज्यपाल जी की पूर्व अनुमति से पेश किए जाते हैं। और जब ये पूर्व अनुमति से पेश किए जाते हैं तो राज्यपाल जी इस पल के बाध्य हैं कि वो उस पर हस्ताक्षर कर दें। राज्यपाल द्वारा वित्तीय वर्ष, यानी राज्यपाल द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष आरंभ होने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 202, यानी राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 202 में है। और बजट का, चाहे वो केंद्र स्तर पे बात कर लें चाहे अपने राज्य स्तर पे बात कर लें, बजट शब्द का उल्लेख नहीं, उसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। उनसे 223 के तहत विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, विधानसभा में। और वो कौन रखवाते हैं? कौन रखवाते हैं? राज्यपाल जी रखवाते हैं। और राज्यपाल जी किसके माध्यम से रखवाते हैं? वो राज्य वित्त मंत्री के माध्यम से रखवाते हैं। और हमारे जो अभी 16वीं विधानसभा है उसके वित्त मंत्री कौन है? उसके वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी जी, जो कि हमारी राज्य की उप मुख्यमंत्री हैं और राज्य की दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री भी हैं। पहली उप मुख्यमंत्री कौन थी? कमला जी बेनीवाल, जो कि हमारे राज्य की पहली उप मुख्यमंत्री थी। और अभी
इसी लोकसभा, इसी विधानसभा में जो हमारे राज्य की जो उप मुख्यमंत्री हैं वो दिया कुमारी जी हैं और साथ में वो वित्त मंत्री का भी कार्यभार देख रही हैं। वह पूरक व अतिरिक्त व्यय के बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करता है। आकस्मिक निधि से धन व्यय करने की अगर कोई आकस्मिकता आ गई तो राज्य की संचित निधि से तो राज्यपाल जी की आगे से ही उस धन को निकाला जाता है। ये राज्यपाल जी की वित्तीय शक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी धन विधेयक अनुच्छेद 198 के तहत राज्यपाल की पूर्वमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, परंतु धन विधेयक राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं ला सकता। मैंने आपको बताया था कि कोई भी धन विधेयक होता है, धन विधेयक कौन सा धन विधेयक होगा या नहीं, इसका निर्धारण तो विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, लेकिन धन विधेयक राज्यपाल जी की पूर्व अनुमति से, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और पूर्व अनुमति से पेश किए जाते हैं तो राज्यपाल जी उन्हें पुनर्विचार के लिए नहीं बैठ सकते, उन्हें उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति के बिना अनुदान की मांग नहीं रखी जा सकती। राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये उनकी वित्तीय शक्तियां हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन 243 आई और वाई, जिसको हम आगे जब हम पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय सुशासन पढ़ेंगे तब आर्टिकल 243 को डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। ये राज्यपाल जी की कौन सी शक्तियां हैं? ये राज्यपाल जी की वित्तीय शक्तियां हैं। न्यायिक शक्तियां, राज्यपाल जी को कुछ न्यायिक शक्तियां भी है। राज्य सूची में दिए गए विषयों के संबंध में न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों को राज्यपाल द्वारा क्षमा, यानी उसको क्षमा भी कर सकते हैं। परिवलंबन, विराम, निलंबन या लघुकरण की शक्ति है। आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपाल जी को क्षमादान की शक्तियां हैं और आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी को क्षमादान की शक्तियां भारतीय संविधान ने प्रदान कर रखी है। 161 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी राज्यपाल जी को और सभी शक्तियां वही एज इट इज है जो राष्ट्रपति जी को आर्टिकल 72 में मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान है जैसे मृत्यु दंड की अगर किसी को सजा हुई तो उसमें राज्यपाल जी को कोई पावर है और राज्यपाल मृत्यु दंड की सजा को कुछ समय के लिए स्थगित तो कर सकते हैं, लेकिन उसको पूर्णतः माफ नहीं कर सकते। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर सैन्य कोई मामला है उसमें राज्यपाल जी को कोई अधिकार नहीं है, उसमें जो पावर है, उसमें जो शक्ति है वो किसको है? उसमें राष्ट्रपति जी को क्षेत्राधिकार में आता है अगर सैन्य मामला कोई हो तो। इसके अलावा न्यायिक शक्ति है, तो न्यायिक शक्तियां तो न्याय से संबंधित होगी। भारत के उच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। तो आप इन कीवर्ड को याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति जी किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से, केंद्रीय मंत्रिमंडल की परामर्श से या संबंधित राज्य के राज्यपाल के संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से, तो आप याद रखेंगे क्या बात लिखी हुई है? राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय नियुक्ति कौन करता है? राज्य के उच्च न्यायाधीशों की राष्ट्रपति जी करते हैं और राष्ट्रपति उसमें किससे सलाह लेंगे? राज्यपाल से परामर्श लेंगे। जिलाधीश व अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदोन्नति के संबंध में भी राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है। ये राज्यपाल जी की कौन सी शक्तियां हैं? ये राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां हैं। तो हमने कौन कौन सी शक्तियां पढ़ ली? हमने शक्तियां पढ़ी कि राज्यपाल जी को कार्यपालिका शक्तियां कौन कौन सी है, राज्यपाल जी की विधायी शक्तियां कौन सी है, वित्तीय शक्तियां कौन सी है। और कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। विवेकाधीन शक्तियां, हम इसके बाद की क्लास हम कल स्टार्ट करेंगे। काफी बड़ी क्लास हो गई है और आपको भी इसको रिपीट करने का टाइम मिल जाएगा, तो आप कल वाली भी क्लास आप देखें। प्लेलिस्ट जो राज सारथी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट राजस्थान पॉलिटी अपडेटेड के नाम से उस पर वीडियो अपलोड
हो जाएगी, आप राज सारथी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें और साथ ही जो टेलीग्राम चैनल राज सारथी ऑफिशियल है उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो मेरा ये कंटेंट है उसकी पीडीएफ फॉर्म में आपको वहां मिल जाए। और कल हम इस चैप्टर को आगे करेंगे और राज्यपाल से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग बातें या इसके जो संवैधानिक प्रावधान है उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।